आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये हम सब पहले से ही जानते हैं कि पहले से ही दूसरे देशों के साथ व्यापार, हमारे जो आयात निर्यात या व्यापारिक संबंध या यात्राएं या इन सब चीज़ों का महत्व रहा है। और जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण यानी कि विश्व के देशों का आपसी संबंध, यानी कि व्यापार के जरिए, आयात निर्यात के जरिए, और कुछ संधियां हैं, कुछ आपसी भावना, सहयोग या कुछ भी लेन देन है, या यात्राएं हैं, या टूरिज़्म है, तो मतलब एक दूसरे से जो भी संबंध स्थापित होते हैं उसे हम वैश्वीकरण के तौर पर जानते हैं। आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया। लेकिन आज जो हम प्रेजेंट टाइम में जैसा हम विश्व का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार है, देशों का यह संबंध है, वैश्विक जो संबंध है वो देखते हैं, वो स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे। आज जिस मतलब कंडीशन में है वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, व्यापार के कारण, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों का जाना, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। उन युगों के बारे में भी हम इस लेसन में जानना चाहेंगे कि इस लेसन में जानेंगे कि हमारी ये दुनिया कैसे बनी। अगर हम समाज को एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए समाज में, और प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक यात्राओं पर जाते थे। और इन यात्राओं में लोग विभिन्न तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु, बीमारियाँ भी अपने, और ये तो हम प्रेजेंट टाइम में आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या, गंभीर समस्या है हमारे सामने, वो हम कोविड-19 को देख सकते हैं कि किस तरह ये सिर्फ चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसे ही पहले भी कीटाणु और बीमारियां लोगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। पश्चिमी एशिया में हमारे ये आ जाते हैं सुमात्रा, जावा, मालदीव, ये सब आ जाते हैं। नहीं सॉरी, ये पूर्वी में आते हैं। पश्चिमी में हम भारत के जो पश्चिम के पार्ट हैं वो आ जाते हैं। ईरान, इराक, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब पश्चिम में आ जाते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणु का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास 7वीं सदी से ढूंढा जा सकता है। अब हम बात आती है इसमें रेशम मार्ग की, सिल्क रूट की। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि जो चाइना से होता हुआ, चाइना भारत से जो होता हुआ जो यूरोपियन कंट्रीज़ को जो रास्ता जाता था, क्योंकि जो भारत और चाइना की जो सिल्क थी उसकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। इस मार्ग से हमें पश्चिम में भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ज़मीन से भी वो सिल्क मार्ग होकर जाते थे और समुद्री रास्ते से भी एक दूसरे को जोड़ने का काम वो करते थे। 15वीं शताब्दी के आते आते जो चीनी पॉटरी थी, यानी कि चीन का जो पॉटरी का सामान था, उसी के रास्ते भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व भारत के जो गरम मसालों की जो डिमांड थी, या जो सूती वस्त्रों की, भारत के सूती वस्त्रों की यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और वहाँ से हमें वापस क्या मिलता था एशिया से लाने के लिए? वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएँ यूरोप से एशिया में पहुँचती थी।
तो ये दोनों आदान प्रदान की जो क्रियाएं थी ये साथ साथ चलती रहती थी। जो ईसाई मिशनरीज़ थे, मिशनरीज़ क्या होते हैं, जो ईसाई धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं वो एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले और बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अब हम आगे देखेंगे कि भोजन की यात्रा, विभिन्न देशों में खाए जाने वाला फूड, हम कहते हैं ये चाइनीज़ है, इटालियन है, कहते हैं ना कि ये इटालियन फूड है, ये चाइनीज़ फूड है। तो ये किस तरह एक दूसरे, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे तो उनके देश का जो भोजन था वो भी दूसरे जगह पहुंचता था, या दूसरे देशों में जो भी कुछ भी खाया जाता था वो उनके देश में पहुंचता था। ऐसे ही कुछ हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कि हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जैसे जो मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे वो नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों को भी साझा स्रोत कहिए। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का उदाहरण लें। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे, उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। स्पैघेटी भी कुछ नूडल्स की तरह ही होता है। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा हो, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह से आहार भारत और जापान में भी आए, इसलिए हो सकता है कि यह हम कभी न जान सके कि इनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे आलू सोया मूंगफली मक्का टमाटर मिर्च शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे जो फूड सब्सटेंसेस हैं वो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाता था। अमेरिका का मतलब था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप। ये पूरा जो था ये इसे अमेरिका के नाम से ही जाना जाता था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सभी को। और हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों के पास से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसल के आने से भी जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। गरीबों की साधारण से हम देखते हैं कि आलू का जब से इस्तेमाल होने लगा तो गरीबों की जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल बदल गई। उनके जो भोजन का स्तर था वो बेहतर हो गया, उनकी जो औसत उम्र थी वो भी बढ़ी। और आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार मज़दूर या किसान लोग थे वो तो आलू पर इतना निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल ख़राब हो गई तो वहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए थे। अब एक देशों के दूसरे देशों पर जब आक्रमण होता था या विजय करते थे या बीमारियां फैलती थी या व्यापार किस तरह से होता था। जब हम 16वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। ठीक है, पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा था क्योंकि जब हम समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देशों पर यात्री व्यापारी पहुंच रहे थे। इससे पहले भी हिंद महासागर में पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाह के रास्तों में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। ठीक है, अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। पहले अमेरिका अलग था, कटा हुआ था दुनिया। और 16वीं सदी में उसकी खोज जब हुई तो उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के समय में जो पेरू, मैक्सिको में जो खानों से निकलने वाले कीमती धातुएं और चांदी है उन्होंने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार को उन्होंने गति प्रदान की। इन्हीं की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को ये वहाँ पर धन संपदा मिलती थी, वहाँ पर जो सोने के खान थे, जो एल डोराडो है
वहाँ उस शहर को सोने के शहर के नाम से जाना जाता था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते जो पुर्तगाली थे, स्पेनिश थे, इन सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। इन्होंने अमेरिका के जो भी क्षेत्र थे उनको अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। और ये अपने साथ सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतते थे, ये अपने साथ परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार भी ले कर जाते थे, या इनके हथियार बायो जिन्हें आज हम कह सकते हैं, तो वो हथियार क्या थे, जैसे चेचक के कीटाणु। अब जब अमेरिका इतने सदियों से कभी किसी के संपर्क में नहीं रहा, तो अमेरिका के लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो उन बीमारियों से लड़ने की नहीं थी। और जब यूरोपियन लोगों के साथ वो चेचक के कीटाणु और बड़ी बड़ी बीमारियों के कीटाणु वहाँ पर पहुँचे, तो वो लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और एक बड़ी संख्या में वो बीमार पड़ गए। और इससे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी देश थे उनके लिए उनको ग़ुलाम बनाना और आसान हो गया, क्योंकि उनकी सेना या उनके सैनिक या उनकी जो भी जनता थी वो बीमार पड़ गई थी और उनके लिए देश में अंदर तक घुसना आसान हो जाता था। और इस तरह ये घुसपैठिया की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीब और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था। यूरोप की बात हो रही है बेटाई। धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों का कड़ा दंड दिया जाता था। हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे थे, क्योंकि यूरोप में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी अब उनको पूरा करना मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। 18वीं शताब्दी के काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। आप इसको अच्छे से रीड करके समझने